नमस्कार। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से भारत के तत्कालीन वायसराय, जब विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय के वायसराय वेवेल थे और उन्होंने ब्रिटेन जाकर वहाँ पर कुछ ऐसी बातों का जिक्र करते हुए और भारत के बारे में चर्चा शुरू की। और वहाँ पर जिस प्रकार की चर्चा चर्चिल के साथ में उनकी हुई, उन बातों को रखते हुए वापस वहाँ हिंदुस्तान लौटते हैं और अपने सुझाव रखते हैं और एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन होता है शिमला में, जिस पर जो सभी उस समय के जो दल हुआ करते थे उनकी आपसी सहमति जताने हेतु उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा उस सम्मेलन का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है। साथ ही उस सम्मेलन को, शिमला सम्मेलन को पूरी तरीके से असफल वहाँ पर कर दिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं आज का हमारा एक अलग टॉपिक, कैबिनेट मिशन योजना एवं साइमन कमीशन। क्या थी ये कैबिनेट मिशन योजना और साइमन कमीशन कौन था, इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 ईस्वी में भारत में भेजा गया एक मिशन था, एक दल था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच निर्णायक चरण 24 मार्च 1946 ईस्वी में आया, जब मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय के, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हुआ करते थे, और A.V. अलेक्जेंडर ये उस समय नौसेना में मिनिस्टर हुआ करते थे। ये व्यक्ति इस मिशन के अंतर्गत भारत प्रस्थान करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एटली की घोषणा आती है कि ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 ईस्वी को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण कर ली। यानी इस एटली के नेतृत्व में वहाँ की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। यानी भारत की पृष्ठभूमि पर चर्चा करने हेतु एक ऐसा दल भेजा गया जो भारतीयों के बारे में पूरी रिपोर्ट एटली के सामने प्रस्तुत करे। इस समय एटली ने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है तथा यह उसका अधिकार भी है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहे या नहीं। अगर उन्होंने ये इस बात का सुझाव भी रखा गया कि अगर भारतीयों की मंशा है तो वहाँ ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत अपने आप को रख सकता है, और अगर कोई व्यक्ति, कोई देशी रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहती है तो वहाँ भी उसका एक अधिकार है, वहाँ भी उसकी बात को मानी जाएगी। इसी घोषणा के दौरान एक वाद विवाद में अपना विचार व्यक्त करते हुए एटली ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति भली भांति जागरूक हैं और चाहते हैं कि अल्पसंख्यक बिना भय के रह सके, परंतु हम यह भी नहीं सहन करेंगे कि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों की उन्नति में क्या हो, आड़ा डाले या ऐसी बाधा उत्पन्न करे जिससे क्या हो, बहुत अधिक संख्या में जो लोग हैं उनको किसी न किसी प्रकार की अपने जीवन यापन में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपने कुछ किसी न किसी प्रकार से बाधा उपस्थित हो, ऐसा भी हम ऐसी व्यवस्था भी नहीं होने देंगे। ये एटली की घोषणा होती है उस समय। उसके बाद साइमन कमीशन, और स्लाइड में आपको दिख रहा होगा सर जॉन साइमन, ये
साइमन कमीशन के अंतर्गत ये भी एक व्यक्ति था। इसमें क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसको देख लेते हैं। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। हमने भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, इन दोनों को इससे पहले हमने पढ़ लिया है। और हमने उस समय पढ़ा था कि जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद 10 वर्षों के बाद यानी 1929 में एक ऐसा दल भारत में आएगा जो इस 10 वर्षों के जो काल रहेगा, इसका जो भी लेखा जोखा होगा उसकी निगरानी करने के लिए एक ऐसा कमीशन यहाँ पर आएगा, जो रिपोर्ट यहाँ पर एकत्रित करने के बाद पुनः ब्रिटेन को लौटाएगा। ये हमने पहले पढ़ लिया है। भारतीय भी द्वैत शासन प्रांतों में से उब चुके थे, वे इसमें परिवर्तन चाहते थे। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना कर दी, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे। यानी समय से पूर्व ही, यानी 1929 में इस कमीशन को आना था, लेकिन ये कमीशन लगभग 1927-28 के मध्य में ही भारतीय सरजमी पर आ जाता है। और इस कमीशन की एक ये भी विशेषता मानी जाती है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। फिर क्या होता है, जैसे ही ये कमीशन भारतीय सरजमी पर पहुंचता है तो सबसे पहले इसका विरोध होता है। वह विरोध क्यों होता है, इस बात को भी हम देख लेते हैं। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा, क्योंकि इसमें किसी भी हिंदू का, इसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए इन्होंने श्वेत कमीशन कहा। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा हुई। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाए, और यदि दिए जाए तो उसका स्वरूप क्या होगा, किस अनुरूप उनको ये अधिकार दिए जाए। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का बहुत तीव्र गति से लोगों के द्वारा विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध के दूसरे कारण की व्याख्या करते हुए 1927 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री M.N. अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी संबद्ध गुटों का एक गोलमेज सम्मेलन या संसद का सम्मेलन बुला करके अपने संविधान का निर्णय कर सके। साइमन आयोग की नियुक्ति द्वारा नीचे ही उस दावे को नकार दिया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि आखिर में कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, एटली ने ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं करना उचित समझा, किस दल को यहाँ भारतीय सरजमी पर भेजा, उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या माना जाता है आने का, और जैसे ही भारतीय सरजमी पर यहाँ पहुँचता है इसके विरोध में लोग नारेबाजी करते हैं, जुलूस निकालते हैं। ऐसा क्यों, किस कारण से हुआ, इन सभी बातों का अध्ययन करने का हमने इस अध्ययन बिंदु के साथ अध्ययन किया। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।